नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। मुद्दों की बात जनता जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लक्ष्मणगढ़ के प्रधान प्रतिनिधि और एडवोकेट और युवा नेता जाकिर खान से। और काफ़ी समय से वो राजनीति में सक्रिय हैं। इस बार उनको परिवार से लक्ष्मणगढ़ में प्रधान बनने का मौका मिला है। वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। जिला कांग्रेस कमेटी में भी उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। हम बात करते हैं जाकिर खान से। सर खान साहब, सबसे पहले तो आपका ATL में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से अब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में जिस तरह से पैनल बन रहे हैं, टिकटों की मारामारी है, तो आप भी प्रयास कर रहे हैं रामगढ़ क्षेत्र से, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है? देखो, टिकटों का निर्णय हमारी पार्टी आलाकमान करेगी और जो वो निर्णय करेगी वो सर्वमान्य होगा, हमारे लिए मान्य होगा। पार्टी अगर आपको मौका देती है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या तैयारी रहेगी, किस तरह आप चुनाव जीतेंगे, क्या प्लान बना हुआ है आपका? देखो, तैयारी की बात करें तो पिछले हम लगभग 10 सालों से सक्रिय हैं और रामगढ़ क्षेत्र में काफ़ी हम लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। और काफ़ी जो जिस प्रकार से जैसे गरीब लोगों की सहायता या फिर के जैसे कि कोई सामाजिक और इस तरीके के जो मामले होते हैं, सब में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सभी के लिए जो संभव हो सके वो हम मदद कर रहे हैं। सर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास की राजनीति नहीं होकर हिंदू मुस्लिम ये जाति की राजनीति देखने को मिली है, तो ये कब तक चलता रहेगा? बाकी विधानसभा क्षेत्रों में विकास की बात आती है, पार्टी की बात आती है, अन्य मुद्दे आते हैं, लेकिन रामगढ़ एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ विकास की बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ धार्मिक बात होती है या जाति की बात होती है। तो इस तरह से चुनाव कब तक रामगढ़ क्षेत्र में चलेगा? देखो, मैं आपको बताऊं, अलवर में 11 विधानसभा सीटें हैं। शायद कहीं पर भी जाति और धर्म के आधार पर इलेक्शन नहीं होता। रामगढ़ में इलेक्शन के टाइम में जो विकास की बातों से मुद्दे से हटाकर उनको मतलब थोड़ा जातिवाद और इस तरीके के मामलों में उलझा दिया जाता है भोले भाली जनता को, और वो मुझे लग रहा है कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। ये पूरी मुझे उम्मीद है, क्योंकि लोग अच्छे हैं, भले हैं, सिर्फ वो कई चीज़ें हैं जो भावनात्मक उस तरीके से उनको बरगला दिया जाता है। सर, मेवात क्षेत्र बहुत भाईचारा का क्षेत्र है और इसमें कभी भी भाईचारे के नाम पर लड़ाया नहीं गया, लड़े नहीं लोग बाग, लेकिन अभी नूह में जिस तरह की घटना हुई तो और जिस तरह का माहौल देखा, जिस तरह की आगजनी हुई या जो भी हालात बने, अब वो नहीं लगता कि इससे पहले भी गोपालगढ़ कांड हुआ, उसमें भी भाईचारे को बिगाड़ने की राजनीतिक कारणों से कोशिश हुई, तो इसका क्या राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? देखो, मैं ये बताऊं कि ये जो भी नूह की घटना हुई है और भी कोई घटना है, इस प्रकार की घटनाओं की हम पूरी निंदनीय हैं। और ये घटनाएं जो हुई हैं ये गलत हैं। ये सिर्फ राजनीतिक मोड़ के लिए हैं, ये विकास के लिए नहीं है। जहाँ विकास नहीं होता, विकास गौण होता है, विकास की बात नहीं होती, वहाँ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, किसी लोगों को उकसाया जाता है, तो इनका हम पूरी तरह खंडन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए। और जो रामगढ़ की बात करते हैं, हम जिस गांव से आते हैं, ग्राम पंचायत बूटोली है, रामगढ़ विधानसभा में पड़ता है। बूटोली में आसपास के एरिया में सारी समाज के लोग रहते हैं। बूटोली में पंडित भी हैं, बनिया भी हैं, गुजर भी है, माली भी है। और हमारे पिताजी लगभग ये मान लो कि सन 1981 में पहली बार निर्विरोध सरपंच बने थे, निर्विरोध उप प्रधान बने थे। तब से लेके आज तक हमें सर्व समाज ने वोट दिया है, सर्व समाज ने प्यार दिया है। तो कहीं जातिवाद और इस प्रकार का कोई मुद्दा हमें तो लगता ही नहीं है, उन लोगों को लगता है जिनके विकास बस की नहीं है। सर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र काफ़ी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, तो प्रमुख बड़ी वहाँ जो मुख्य समस्या क्या हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन समस्याओं को दूर करेंगे? देखो, रामगढ़ विधानसभा में जो मेन समस्या है, लक्ष्मणगढ़ में एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो लक्ष्मणगढ़ मुझे लगता है कि मेवात में सबसे आगे है। लक्ष्मणगढ़ में सबसे ज़्यादा जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है। इस प्रकार की रामगढ़ की जो स्थिति है, रामगढ़ में कहीं ना कहीं एजुकेशन की थोड़ी कमी है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम कोशिश ये रहेगी, सबसे पहले हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को रोज़गार मिले। हमारे MIA एरिया लगता है वहाँ, फैक्ट्री एरिया, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। उन कंपनियों में हमारे रामगढ़ क्षेत्र के लोकल लोगों को जॉब मिलना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो इसके अलावा जो रामगढ़ क्षेत्र का जो
बगड़ राजपूत का एरिया है और उसके पास काफ़ी डंपिंग यार्ड की एक समस्या है। वहाँ पर गंदगी रहती है, प्रदूषण है, गंदा पानी निकलता है। और मानसरोवर जो हंस बांध के नाम से है MIA का, बहुत गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, पूरा हंस सरोवर बांध। तो इस तरह की वहाँ समस्याएं हैं, बदबू बहुत ज़्यादा है, गैस छोड़ी जाती है केमिकल फैक्ट्रियों की। तो स्थानीय करीबन कई पंचायतों के लोग हैं, परेशान हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए? और आपने कई बार प्रयास भी किए इसके लिए। मैं आपको बताऊं, ये जो बगड़ तराई के आसपास की जो समस्या है, ये गंदे पानी की जो समस्या है, जो डंपिंग यार्ड की समस्या है, और एक हंस सरोवर बांध है उसमें MIA से गंदा पानी जो छोड़ा जा रहा है, उसकी बड़ी जो समस्या है, ये लगभग पिछले 30-35 साल से चली आ रही है। और इस समस्या का ये है कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उस आसपास के जो एरिया, कम से कम 50 गांव प्रभावित हैं उससे। 50 गाँव में ये मान लो कि कैंसर जैसी घातक बीमारी के लोग उसमें बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार हमारे पत्रिका भास्कर में भी आपने देखा होगा, पूरा प्रेस में आया था कि हज़ारों लोग कैंसर के शिकार हो चुके हैं इसमें। तो इस समस्या के लिए हमने बहुत बड़ा एक वहाँ पर वो भी किया था, आंदोलन भी किया था, और उसमें हमने हमारे खिलाफ FIR तक हो गई थी कि उसमें वही हमें ये जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है इसको बंद किया जाए। और मौके पर प्रशासन ने बंद भी करा दिया था उसको, उसके बावजूद फिर दोबारा से हमें पता लगा है कि उसको फिर खोल दिया गया है गंदे नाले को। तो हमारी सबसे बड़ी जो मांग है ये विधानसभा की, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गंभीर मांग है कि यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है, वो खुले में जो कचरा डाला जा रहा है उसको रोका जाए, और जो हंस सरोवर बांध है उसमें जो गंदा पानी जो छोड़ा जा रहा है MIA फैक्ट्रियों का, उसको रोका जाए। तीसरा यहाँ पर यह है जो मृतक पशु हैं उनको ये खुले में, नगर परिषद वाले ये खुले में वहाँ ऑन हाईवे रोड पर डाल के आते हैं, उससे भी वहाँ पर बदबू और गंदगी फैल रही है। आसपास जैसे बगड़ राजपूत हो गया, बगड़ हो गया, सांखला हो गया, और वहाँ पर जैसे बांबोली गांव हो गया, मीणापुरा हो गया, और इधर को बंजीर का हो गया, ये जो आसपास बहाड़ा और ये क्षेत्र है, इसमें मैं आप जाके देखोगे इतनी मक्खी मच्छर इस प्रकार के पैदा हुए पड़े हैं कि लोगों को बदबू इतनी आती है कि वहाँ सांस लेने में भी वो दम घुटता है वहाँ लोगों का। तो ये हमारी जो सबसे बड़ी मांग है कि हमने इसको समय पर उठाया भी है, और इसका रिजल्ट भी हमें मिला है कि अभी वहाँ पर कलेक्टर साहब ने एक आदेश करे हैं कि भाई इसके लिए हम ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर इसको इसका निस्तारण करेंगे। सर, आपको जिस तरह अगर पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी के टिकट के बाद आप विधानसभा पहुंचे, तो इस समस्या के समाधान के लिए एज ए विधायक आप क्या प्रयास करें? ये इस समस्या के लिए हम सबसे फर्स्ट समस्या हमारे लिए यही है कि इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर हम विधानसभा में भी पहुंचते हैं फिर भी हमें अगर कुछ ऐसा लगा कि कुछ और ज़्यादा करना पड़े, मतलब हम लाइन से हटकर अपनी सब कुछ से अलग हटकर समाज के लिए और हमारे एरिया के लिए, रामगढ़ के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको हम करा के रहेंगे, 100% करा के रहेंगे हम इसको। तो अभी रामगढ़ में जिस तरह से साफिया जुबैर खान विधायक हैं, आप उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? जो ये कार्यकाल रहा है, हमारी सरकार ने अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई है, महंगाई राहत कैंप के नाम से योजनाएं चलाई हैं, और जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई है, गैस सिलेंडर की योजना चलाई है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। इस प्रकार की जो योजना, ये बहुत अच्छी योजना है, खूब अच्छा काम हुआ है पूरे रामगढ़ विधानसभा में। सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि जिसकी आप पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में इसकी मतलब वो प्रशंसा की जा रही है। राजस्थान सरकार ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है जैसा आप बता रहे हो। अब वो लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी इन विकास कार्यों के आधार पर? देखो, सरकार 100% रिपीट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप जाके पूछ सकते हैं कि आप सरकार, हर व्यक्ति की ज़बान पे एक सरकार रिपीट होगी। ये हमारा पूरा मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी पार्टी का और पूरे हमारी सरकार का ये है कि ये रिपीट करेंगे 100%। सर, टिकट वितरण बड़ा मुद्दा है इस बार। अगर सही लोगों को टिकट नहीं दिए तो किस तरह से पार्टी सरकार बना पाएगी? टिकट वितरण कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी हमारे CM साहब ने कल भी कहा है, हमारे प्रभारी जी हैं रंधावा साहब, उन्होंने भी कहा है, आपने पढ़ा होगा पेपर, उन्होंने क्लियर कहा है जीतने वाले को टिकट देंगे, हारने वाले को टिकट नहीं देंगे। तो उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपना क्राइटेरिया तय कर रखा है, आलाकमान जो तय करेगा वो निर्णय होगा। सर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप तैयारी कर रहे हैं, पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो किस तरह चुनाव जीतेंगे? क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं जुबैर खान जी और साफिया खान जी, तो कई बार हारने के बाद अब वो जीते हैं, तो रामगढ़ का चुनाव कांग्रेस के लिए काफ़ी टफ रहता है। तो आप किस तरह सीट निकालेंगे, क्या रणनीति रहेगी आप? देखो, मैं आपको बताऊँ कि रामगढ़ विधानसभा हमारी एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोकल विधानसभा है, तो लोकल विधानसभा का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट हमें लोकल होने के नाते मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो संबंध हैं लोगों से,
इस प्रकार के हैं कि हमारे पिताजी सन 1981 में जब सरपंच बने थे, उप प्रधान बने थे, जब से आज तक मुझे लगता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बार सरपंच रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार सरपंच रहे। उसका कारण क्या रहा है कि उसका ये जो जनरल कास्ट है, जो भी जनरल कास्ट है, सारी टोटली हमें सब में से वोट मिलता है, सबका समर्थन मिलता है, सबका प्यार मिलता है। तो हमारे सामने इस प्रकार का नहीं लगता, मुझे 1% भी नहीं लगता कि कहीं कोई जातिवाद का मुद्दा आएगा, क्योंकि हमारे लिए सब लोग आगे मिलकर काम करते हैं। हमारे जैसे आप ये देखोगे घाट बाई गांव है, वहाँ पे गुजरों का गांव है वो, तो वहाँ पर इतना ज़बरदस्त प्यार मिलता है। वहाँ आज से नहीं, हमारे 3 पीढ़ियों से प्यार मिलता है। मालियों में हमारा अच्छा संबंध है, पंडितों में हमारा अच्छा संबंध है, एससी समाज में हमारा बहुत अच्छा संबंध है। तो हमें कहीं कोई ऐसी समस्या ही नहीं लगती, कहीं कोई जातिवाद की समस्या, इस प्रकार की समस्या। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारे के आधार पर, आपसी उसके आधार पर ही हमें वोट मांगते हैं और उसी के आधार पर हमें वोट मिलते हैं। सर, रामगढ़ के जो विधायक है उसको और जुबेर खान को जो चुनाव लड़ते हैं तो बड़दम्बे सर्किल में काफ़ी परेशानी होती है। हाल ही में साफिया खान को गंडूरा गांव में जाने पर काले झंडे भी दिखाए, तो इस क्षेत्र में उनको ज़्यादा विरोध रहता है, तो इस क्षेत्र को कैसे मैनेज करेंगे आप? देखो, मैं आपको बताऊं, पहले जो इलेक्शन हुए थे, अब से पहले जो रामगढ़ विधानसभा में हुए थे, उससे पहले लक्ष्मणगढ़ में भी लगता था कुछ एरिया, तो उस एरिया में हम लोकल होने के नाते हमें वहाँ पर कोई समस्या आएगी नहीं, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि लोकल लोगों का हमारे प्रति बहुत अच्छा प्यार प्रेम है। इस प्रकार से कि बड़ौदा जो सर्किल है, बड़ौदा सर्किल में लगभग ये मानो कि 30,000 के आसपास वोट हैं सर्व समाज के। तो वहाँ 30,000 वोट ऐसे हैं कि उसमें भाई उनमें हमारी मतलब अच्छी ज़्यादा पकड़ है। और रही बात पूरे रामगढ़ विधानसभा की, पूरे रामगढ़ में हमें अच्छा प्यार मिल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है और सर्व समाज से मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, हमें खुशी इस बात की होती है कि कहीं रामगढ़ में हमें लगता ही नहीं कोई जातिवाद है, किसी प्रकार कोई समस्या है। ये कोई हमारे लिए कोई समस्या ही नहीं है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक समस्या है कि हमें विकास के मुद्दे पर चलना है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है अगर कहीं है तो। सर, रामगढ़ से अपन अलवर आते हैं। अलवर में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने सीटों पर आप जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी है, लगातार आप काम कर रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी में, तो अलवर जिले में कितनी सीटों पर कांग्रेस जीतने में सफल होगी इस बार? देखो, इस बार कांग्रेस का जो मिशन है वो 150 पार का है और 100% रिजल्ट मिलेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, सरकार बनेगी। और अलवर की जो बात करते हैं, अलवर में हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जो राजा साहब हैं, वो हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता हैं और उनका आला कमान का उन पर बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है और सर्व समाज को सबको साथ लेकर चलते हैं वो। तो उनके आशीर्वाद से और हमारे जो सीएम साहब है गहलोत साहब, उन्होंने जो सरकार के लिए सरकार की जो योजनाएं चलाई, उनके आधार पर हमें अलवर में हम चाहते हैं कि 11 की 11 विधानसभा सीट हमको मिले। सर, अभी जो देश में विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन नाम से बनाया है, देश की राजनीति की बात की जाए तो इस बार क्या मोदी सरकार को विपक्षी गठबंधन टक्कर देंगे? क्या विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होंगे? क्या आपको दिखाई दे रहा है देश की राजनीति? देखो, देश की राजनीति में यह है कि धीरे धीरे मोदी जी का जो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है और उनको कुर्सी खिसकती दिख रही है। क्योंकि उसका कारण क्या हो रहा है कि वो जैसे उनके जो जनाधार कम हो रहा है, तो वो क्या है कि अलग मुद्दे लेकर आ जाते हैं कि इंडिया शब्द को हटाना, भारत शब्द हमारा है, इंडिया भी हमारा है, ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है। आप किस किस के नाम को बदलोगे? और नाम बदलने से नहीं होता, आप विकास करो ना, उसका नाम रखो। आप कोई बड़ा विकास करो, आप कोई एम्स खोलो, कॉलेज खोलो, विश्वविद्यालय खोलो। ये जो भी हमारी जो मतलब कांग्रेस सरकार है, उसने आप ये देखो कि सुई से लेकर रेलवे एयरपोर्ट तक बनाए हैं और ये धीरे धीरे ये लोग उनको बेचने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है धीरे धीरे। और आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे। आप ये देखो कि SC ST OBC जनरल, आप किसी भी समाज को ले लो, किसी भी कास्ट को ले लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखो कि इसमें जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं, वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। इससे क्या है कि हमारा जो संविधान को खतरे में पड़ रहा है, रिजर्वेशन खतरे में पड़ रहा है, इससे सबको नुकसान है। जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पा रहा है उसके लिए, सबके लिए नुकसान है। मैंने एक पेपर में पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले कि हमारे जो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी,
उनकी बच्ची को डायरेक्ट सिलेक्शन उसमें किया था, किस प्रकार से किया था, आईएएस में सेलेक्ट किया था। तो जो हमारे यूपीएससी में बच्ची जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे अब वो कहाँ जाएंगे फिर? अगर ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन होने लग गए और प्राइवेट सेक्टर में जाने लग गए तो जो भी ख़त्म हो जाएंगे। भाई सबसे बड़ा मुद्दा इसको आप जनरल कास्ट भी देखें, ओएससी एसटी ओबीसी भी देखें कि हमारी जो सरकारी जो नौकरियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है हमारे लिए आज के लिए देश में। तो देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब जो जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं वहाँ क्या आपको कांग्रेस जीतती हुई नज़र आ रही है, क्या भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है? क्योंकि इस चुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा है जिनमें राजस्थान भी शामिल है। देखो सेमीफाइनल बताया जा रहा है, सेमीफाइनल कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि राजस्थान में रिपीट होगी 100%, एमपी में भी 100% रिपीट होगी, बाकी राज्यों में भी होगी। क्योंकि अब इनको जो लग रहा है कि हमारी कुर्सी खिसकती दिख रही है, तो उसके मुद्दे को भटकाने के लिए जैसे ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया शब्द को हटाओ या कोई और मुद्दा लाओ, मतलब ये नए नए मुद्दे ला रहे हैं इनके पास। आप विकास की बात करो ना, आप सिर्फ, और किसी बात ही मत करो किसी प्रकार की। और मैं तो मीडिया बंधुओं से भी यही कहूँगा कि आप भाई हैं, आप लोग सब भाईचारे की बात करो, देश अपना है, अपने देश की विकास की बात करो। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचो कि ये देश हमारा है और इसमें हमें विकास करना है और भाईचारा पैदा करना है। तो देश में भाईचारा और विकास की बात को लेकर कांग्रेस के युवा नेता, पूर्व सांसद, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस यात्रा से देश में कितना संदेश गया है और क्या इससे कांग्रेस मजबूत हुई है और क्या इसका आगामी चुनाव में कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलेगा? देखो, हमारे राहुल गांधी जी सर्वमान्य नेता हैं, पहले भी थे और अब भी हैं। उनका कद इतना बड़ा है कि उनके लिए कोई प्रधानमंत्री मान्य नहीं रखता, कोई राष्ट्रपति, मतलब उनके पद के लिए उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनके पद चाहिए। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ देश चाहिए और देश में विकास चाहिए और भाईचारा चाहिए। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी वो सिर्फ भाईचारे के लिए पैदा की थी, जो देश में भाईचारा कायम हो, इसके लिए उनका एक ही मकसद था कि भाईचारा हो। और उससे 100% रिजल्ट मिला है कि लोगों में आपसी जो भाईचारा पैदा हुआ है, आपसी जो आपस में जो मेल जोल की भावना पैदा हुई है, वो उससे बढ़कर मिली है। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2013 में दंगा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, फिर सेंटर में बीजेपी की सरकार, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जाट और मुस्लिमों को लड़ाकर कहीं न कहीं ये उनका जो झगड़ा हुआ उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है और विपक्षी पार्टी कमज़ोर हुई है, विशेषकर समाजवादी पार्टी, लोकदल, कांग्रेस, बसपा, सभी एक कोने में पहुँच गए और बीजेपी मजबूत हो गई। तो कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरुआत हो गई और इससे देश में एक तरह से इस तरह का माहौल बन गया कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पर होने लगे, जिससे बीजेपी को लगातार फायदा हो। देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया बंधुओं से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि ये देश हमारा है, ये देश हमारे लोग हैं, इसमें रहते हैं जो, और इसमें जो आप ये देखो, आप किसी भी चैनल को उठा के देखो, ज़्यादातर आप उस पर बात करोगे कि वैसी बात आएगी, जातिवाद की आएगी, वैसे जो दंगा फसाद की बात आएगी, उनको आप ज़्यादा दिखाते हो। मेरी विशेष रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका देश है और हमारा देश है, सबका मिलके सबका देश है, तो ये नुकसान जो हो रहा है ना, हमारे देश को नुकसान हो रहा है, तो आप इसको बचा सकते हो। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप इन मुद्दों को नहीं दिखाकर आप विकास की और भाईचारे की बात करो, ये सारे मुद्दे फेल हो जाएंगे। 2024 के चुनाव में क्या मोदी सरकार रिपीट होगी? कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? क्या सरकार कांग्रेस बना पाएगी? क्या आपको राजनीतिक परिषद दिखाई दे रहा है? अब ये 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2024 का जो इलेक्शन है उसमें 100% जो कांग्रेस के साथ मिलकर जो गठबंधन है, वो गठबंधन इलेक्शन जीतेगा। 100% हमें उम्मीद है इस प्रकार। सर, अभी जो मोदी सरकार है, किन किन मुद्दों पर आपको नज़र आ रही है जनता का रुझान मोदी सरकार से दूर होता जा रहा है? जनता का रुझान, जनता का मोदी सरकार से मतलब कि एक तरफ से हट रहा है, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है, क्या कारण मानते हैं? उनका जो लोकप्रियता की जो बात करते हैं ना, उन्होंने जब सरकार बनी नहीं थी उससे पहले जो उनका जो एजेंडा था, वो कह रहे थे कि भाई हम काला धन मिटाएंगे, काला धन लाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। जितने भी ये मुद्दे हैं, इनमें से किसी भी मुद्दे को उन्होंने किसी भी मुद्दे को हल नहीं किया, तो वो उनके अब वो जनता के पास किस प्रकार अपने एजेंडा लेके जाएंगे? उनका तो कोई मकसद ही नहीं है। अब वो तो फिर उन बातों से, विकास के मुद्दों से भटका कर किसी दूसरे मुद्दे पर घुमा देंगे बातों को। ये है, तो हमारा तो विशेष सब आपसे भी मीडिया बंधुओं से फिर रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ आप विकास की बात करो। मोदी जी से आप खुले क्वेश्चन पूछो, अगर आपने विकास किया है, जो आपने विकास के जो एजेंडे रखे हैं,
भाई वो किस प्रकार से उनको पूरा किया है। कहीं आपने स्मार्ट सिटी बनाए हों, कहीं आपने गंगा की सफाई करी हो, कहीं आपने काला धन लाए हों, कहीं आपने 15 लाख रुपए दिए हों, कहीं आपने महंगाई को कम किया हो। आप सिलेंडर को लेकर सर पर घूमते थे इनके मंत्री, आज वो कितना महंगाई हो गई, अब क्यों नहीं घूमते सिलेंडर को लेकर। अब हमारी सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर दिया है। आप ये बताएं तो सर कि हमने ये विकास किया है, क्या विकास किया है। हमारे जो कांग्रेस सरकार है, वो जो पहले से ही कांग्रेस सरकार चली आ रही है, उन्होंने जैसे एम्स जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई हैं, SBI, LIC इस प्रकार की बनाई हैं। इनको आप बेचने का काम कर रहे हो। आप इनको, आप कोई नई चीज़ बनाओ ना, उसको कोई विरासत को बेचना आसान है, बनाना आसान नहीं है। सर अगर लोकसभा चुनाव 2024 में होते हैं, कांग्रेस की कितनी सीटें मानते हो आप लोकसभा चुनाव में? देखो, कांग्रेस के लिए आपको एक तरफा बहुमत मिलेगा 2024 में, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये 5 राज्यों में जो सरकार आ रही है, इससे ही आपको पता चल जाएगा कांग्रेस एक तरफी जीतेगी 2024 में। तो ये थे रामगढ़ के युवा नेता, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव जाकिर हुसैन। इनका स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस लगातार मजबूत होगी और आने वाले समय में कांग्रेस की दोनों जगह सरकार बनेगी। अब देखना ये है कि इनकी बात कितनी सत्य साबित होती है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन UD खान के साथ ATL चैनल अलवर।